नमस्कार, आपका स्वागत है नॉवल टेल्स पर, जहां कहानियां केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांच, रहस्य, प्रेम और ड्रामा से भरपूर ऑडियो कहानियों का अनूठा संग्रह, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो तैयार हो जाए कल्पना के इस जादुई सफर पर निकलने के लिए। कहानी शुरू होने से पहले, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसके अलावा, अगर आप पॉकेट एफएम की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्लेमर, ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रस्तुत कहानियां काल्पनिक हो सकती हैं या लोक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं एवं साहित्य से प्रेरित हो सकती हैं। किसी भी पात्र, स्थान या घटना की समानता मात्र संयोग हो सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब बिना किसी इंतजार के चलिए डूब जाते हैं कहानी की जादुई दुनिया में। पुलिस की गाड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर धीरे धीरे रुकी, उसकी लाइटें दीवारों पर चमक रही थीं। रात के समय शहर की शांत चहल पहल को अधिकारियों के बाहर निकलने, जम्हाई लेने और प्रवेश द्वार के पास पहुंचकर आपस में बड़बड़ाने से भंग कर दिया गया। यह एक और शरारती कॉल नहीं है, अधिकारी डैनियल ने अपनी आंखें मलते हुए बड़बड़ाया। आधी रात, सचमुच। उसने जम्हाई ली, उसकी आवाज में थकावट स्पष्ट थी। उसके बगल में बैठे अधिकारी हेस ने हल्की हंसी में कहा, क्या आप चाहते हैं कि यह सच हो? आप इस बात से उत्साहित हो रहे हैं? डैनियल्स ने आंखें घुमाईं। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस समय हमें बिना किसी कारण के जगाना बस। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, स्टाफ सार्जेंट रेचल मिलर ने उन दोनों को तीखी नजर से देखा। बहुत हो गई बातें, वह झल्लाए। एम्बुलेंस कहाँ है? उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही यहाँ आना चाहिए, डैनियल्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह अभी भी जागने के कारण थोड़ा सा चकरा रहा था, उसका स्वर आधा क्षमा प्रार्थी था। रेचेल ने संक्षिप्त स्वर में सिर हिलाया और अपना ध्यान भवन के प्रवेश द्वार के पास लगे इंटरकॉम की ओर लगाया। उसने अपार्टमेंट 17 का बटन दबाया, वह जगह जहां से कॉल आई थी। कुछ देर के लिए विराम हुआ और फिर एक कांपती हुई, थरथराती हुई आवाज ने जवाब दिया। नमस्ते। रेचेल का स्वर थोड़ा नर्म हुआ। हाय, ये पुलिस है। तुमने हमें पहले फोन किया था। दूसरी तरफ से राहत की सांस ली गई। आखिरकार तुम यहाँ आ गए। कृपया अंदर आ जाओ। एक हल्की क्लिक की आवाज हुई और स्वचालित दरवाजा खुल गया, जिससे उन्हें अंदर जाने का मौका मिल गया। अधिकारी जल्दी से इमारत में घुस गए और मंद रोशनी वाले गलियारे में कदम रखा। जब वे उस मंजिल पर पहुंचे जहां फोन करने वाली महिला रहती थी, तो उनके कदमों की हल्की सी गूंज सुनाई दी। अपार्टमेंट 17, अपार्टमेंट 15 के ठीक सामने, जहां उन्हें लगा कि घटना हुई थी। रेचल ने आगे बढ़कर काम संभाला, उसकी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। जैसे ही वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, उसने तुरंत देखा कि अपार्टमेंट 15 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसकी अंतःप्रज्ञा जागृत हुई और उसने हाथ उठाकर अपने पीछे खड़े अधिकारियों को तैयार रहने का संकेत दिया। ये सच है, उसने धीरे से कहा। उसका पेट थोड़ा सा अड़ गया। वह इतने लंबे समय से पुलिस में थी कि उसे पता था कि जब चीजें इस तरह शांत होती हैं, तो इसका मतलब आमतौर पर परेशानी होती है। शांत भाव से रेचेल ने अपनी बाजू खोली और उसे सीने से लगा लिया। वह सावधानी से आगे बढ़ी और केक को टुकड़ों में काटने की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे वे कहते हैं कमरे को टुकड़ों में काटना। जैसे ही वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली, उसकी सांसें स्थिर थीं, उसकी आंखें हर कोने को देख रही थीं। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, पसीने, खून और किसी और चीज का अजीब मिश्रण, जिसे वह पहचान नहीं पाए। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसकी नाक सिकुड़ने के लिए काफी था। फिर भी रेचेल को इस काम में बदबू की आदत थी, इसलिए उसने असुविधा को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ती रही। हालांकि इसके बाद उसने जो देखा, उससे उसका पेट उस तरह से घूम गया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक मोटा, अस्त व्यस्त और पूरी तरह टूटा हुआ आदमी कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, उसके पैर अजीब से कोनों पर मुड़े हुए थे, एक हाथ अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था। उसके चारों ओर खून जमा हो गया था, जिससे उसके नीचे का फर्श गहरे लाल रंग से रंग गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पसीना उसकी त्वचा पर चिपका हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वह बेहोश था या मर गया था, वह नहीं बता सकी। रेचेल की सांस उसके गले में अटक गई और कुछ पल के लिए वह जमी हुई खड़ी रही, अपने सामने भयावह दृश्य को देखती रही। कौन सा राक्षस ऐसा कर सकता है? उसने सोचा। उसके पेट में मतली की एक हल्की लहर उठ रही थी। उसने उसे नजरअंदाज किया और जल्दी से दूसरों को अपार्टमेंट की तलाशी लेने का संकेत दिया, ताकि पता चल सके कि कहीं अभी भी कोई वहां छाया में छिपा हुआ तो नहीं है। अधिकारी तेजी से कमरों में घुस गए, हर कोठरी, हर कोने की जांच की। कुछ ही पलों में उन्होंने रिपोर्ट दी, वहां कोई और नहीं था। उनमें से एक ने कहा, यह स्पष्ट है,
रेचेल ने अपना हथियार निकाला और तुरंत उस आदमी के शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसका हाथ उसकी गर्दन पर चला गया तथा वह उसकी नब्ज देखने लगी। कमरे में सन्नाटा घुटन भरा था। वह अपनी उंगलियां उस मोटे मांस पर दबा रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी। कुछ सेकंड बीत गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंततः उसने महसूस किया एक धीमी किंतु स्थिर नाड़ी। वह अभी भी जीवित है। रेचल ने अपनी आवाज़ को जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। एम्बुलेंस कहाँ है? वे नीचे हैं, एक अधिकारी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में निराशा थी। वे अब ऊपर आ रहे हैं। रेचेल ने एक सांस छोड़ी, जिसका उसे एहसास ही नहीं था कि वह उसे रोके हुए थी। उसने नीचे उस आदमी होरेस की ओर देखा। उसका टूटा हुआ शरीर मुश्किल से जीवन को थामे हुए था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी, उसे इस हालत में छोड़ने के लिए किसी को कितनी यातनाएं देनी पड़ी होंगी। उसके सबसे करीब खड़े अधिकारी ऑफिसर डैनियल्स फर्श पर पड़े उस मुड़े हुए व्यक्ति को घूर रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ये किसने किया? उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा। जो कुछ वे देख रहे थे उसकी क्रूरता से वे स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उसके बगल में खड़ा हेज भी उतना ही परेशान दिख रहा था। यह आदमी ऐसा लग रहा है जैसे किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गया हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कौन सा पागल किसी के साथ ऐसा करता है? डैनियल्स ने अपना सिर हिलाया, अभी भी अपने सामने के दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता यार, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म से निकला हुआ है। कमरे में तनाव बहुत अधिक था। अधिकारी होरेस के क्षत विक्षत अंगों को देखकर असहजता से हिल रहे थे। उनमें से एक ने चुप्पी तोड़ी और गहरे हास्य से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जोकर, ये तो जोकर ही होगा, एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, आधे मजाकिया और आधे गंभीर स्वर में। और कौन किसी को इतना परेशान करता है? रेचेल ने उसे तीखी नज़र से देखा, लेकिन एक अन्य अधिकारी ने अपना सिर हिलाते हुए बात में हस्तक्षेप किया। नहीं भाई, पहले तो हमारे यहाँ बैटमैन का किरदार निभाने वाले कुछ लोग घूम रहे थे, अब कोई जोकर का किरदार निभा रहा है। आखिर इस शहर में क्या चल रहा है? डैनियल्स की घबराहट देखते ही बनती थी और वह कांपती हुई हंसी के साथ हंसने लगे। क्या मैं डीसी यूनिवर्स में स्थानांतरित हो गया हूँ? आगे क्या होगा? एक केप पहने हुए आदमी अपराध से लड़ने के लिए आ रहा है। रेचल ने मजाक को अनदेखा कर दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने सामने खड़े आदमी पर था। बस, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। यह कोई खेल नहीं है। जिसने भी ये किया है वह खतरनाक है और वे अभी भी वहां मौजूद हैं। जब पैरामेडिक्स अंततः पहुंचे तो पैरों की आवाज़ गलियारे में गूंज उठी। वे अपने उपकरण हाथ में लेकर अपार्टमेंट में भागे। राहेल खड़ी हो गई और उन्हें काम करने के लिए रास्ता दिया। उसने देखा कि कैसे वे जल्दी से होरेस की चोटों का आकलन कर रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि उन्हें नुकसान की सीमा का एहसास था। ये लड़का भाग्यशाली है कि वह जीवित है, पैरामेडिक्स में से एक ने होरेस को परिवहन के लिए तैयार करते समय धीरे से कहा। टूटे हुए पैर, बिखरा हुआ हाथ, अंदरूनी चोटें। जिसने भी ये किया, अगर वह और आगे जाता तो उसकी मौत हो जाती। उसने उसे मौत के कगार पर छोड़ दिया। जिसने भी ये किया उसे ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा है। रेचेल ने सिर हिलाया, उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था। जिसने भी ये किया था उसने जानबूझकर किया था। सटीक, उन्होंने होरेस को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ मुश्किल से। यह एक संदेश था, एक चेतावनी। पैरामेडिक्स के काम करते समय रेचल पीछे हट गई। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। किसी ऐसे व्यक्ति के पास इस तरह की पीड़ा पहुंचाने का कौशल और इरादा था। और इसका मतलब यह था कि यह खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही पैरामेडिक्स ने होरेस को अपार्टमेंट से बाहर निकाला, रेचल ने अधिकारियों की ओर रुख किया। हमें इलाके में तलाशी लेनी है, उसने दृढ़ता से कहा। किसी कैमरे की जांच करें, पड़ोसियों से बात करें। किसी ने कुछ देखा होगा। जिसने भी ये किया है वह यहीं नहीं रुकने वाला है। अधिकारियों ने सिर हिलाया। उनके पहले के चुटकुले और मजाक खत्म हो गए और उनकी जगह ये गंभीर समझ आ गई कि वे किसी ऐसी चीज से निपट रहे थे जो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीर थी। जैसे ही रेचेल रात में बाहर निकली, उसने आसमान की ओर देखा। उसका मन पहले से ही उस क्रूर दृश्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने पर केंद्रित था जिसे उसने अभी अभी देखा था। ये शहर बदल रहा है, उसने सोचा। हमारे बीच एक राक्षस है। नूह अपनी हवेली से लगभग 5 मिनट की दूरी पर उबर से बाहर निकला। सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था। शांत सड़कों पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेर रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाईं और जम्हाई ली। उसे अभी भी लंबी रात की थकान महसूस हो रही थी। जब वह हवेली की ओर चला तो उसके कदम स्थिर थे। पहले की तरह वह सावधानी से छाया में रह रहा था और उसी सहजता से वापस मोहल्ले में चला गया जैसे वह वहां से गया था। प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं था। करीब 15 मिनट बाद नूह अपने घर पहुंच गया। सुबह के आसमान के सामने ये भव्य इमारत खड़ी थी, चारों ओर हरियाली और पूरी तरह से सन्नाटा था। उसने सिस्टम अपडेट स्क्रीन पर नजर डाली, जो उसकी आंखों के सामने तैर रही थी।
अनुमानित समय 4 घंटे 20 मिनट। हाँ, 4 बज के 20 मिनट। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। ऐसा लगता है कि सिस्टम में हास्य की भावना है, हालांकि यह काफ़ी खराब है। नूह ने फिर से जम्हाई ली, उसका शरीर नींद के लिए तरस रहा था। वह पहले ज़्यादा देर तक सोया नहीं था। ये तय करते हुए कि सिस्टम के अपग्रेड होने तक वह आराम कर सकता है, नूह अंदर चला गया। हवेली अभी भी उतनी ही शांत और खाली थी जितनी पिछली रात थी। अंदर की हवा ठंडी थी और नूह तुरंत अपने कमरे में चला गया, अपने बिस्तर के आराम की लालसा कर रहा था। लेटने से पहले उसने जल्दी से नहाने का फैसला किया। पानी गर्म और सुखदायक था, जो रात की गंदगी को धो रहा था। भाप कमरे में भर गई और कुछ क्षणों के लिए नूह पानी के नीचे खड़ा रहा, जिससे उसकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम मिला। इसके बाद उसने अपने आप को सुखाया, साफ कपड़े पहने, अपने पुराने कपड़ों को सूची में रखा और अपने नाखून काटे तथा बिस्तर पर वापस जाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है। आलीशान गद्दे ने उसे ढंक लिया और नूह को लगा कि उसका शरीर इस तरह से आराम कर रहा है जैसा उसने लंबे समय से नहीं किया था। हफ्तों में पहली बार उसने खुद को गहरी, शांतिपूर्ण नींद में डूबने दिया। 4 घंटे बाद नूह सुबह उठा और उसे बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। वह इतने सालों में इतना ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वह बिस्तर पर लेट गया और पलकें झपकाते हुए खिड़की से आती रोशनी के साथ तालमेल बिठाने लगा। उसका दिमाग तेज और साफ महसूस हो रहा था, मानो सोते समय उसके ऊपर से सारा बोझ उतर गया हो। उठते समय उसे जम्हाई लेने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने फिर सिस्टम स्क्रीन पर नजर डाली। अनुमानित समय 23 मिनट। नूह ने खुद पर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की अभिव्यक्ति थी। यह अपग्रेड बहुत बड़ा होने वाला है, उसने अपनी सांसों में कहा। एक निश्चित बास्केटबॉल खिलाड़ी की याद उसके दिमाग में कौंधी। उसने अपने दांत साफ किए और नीचे रसोई की ओर चला गया। बड़ी खुली जगह अभी भी खाली थी। हवेली पूरी तरह से धुआं रहित थी, लेकिन उसमें कोई वास्तविक भोजन नहीं था। प्लेटें और बर्तन बड़े करीने से सजाए गए थे, लेकिन खाने लायक कुछ भी नहीं था। नूह ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि रात भर की लंबी थकान और सुबह की झपकी के बाद उसे भूख लगी है। अपना फ़ोन उठाकर उसने अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया और जल्दी से एंस गॉमेट को फ़ोन किया, जो उसका मिशेलिन तारांकित रेस्तरां था। फ़ोन एक बार बजा, उसके बाद किसी ने उठाया। हेलो एंस गॉमेट, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज़ ने पेशेवर विनम्रता के साथ कहा। नूह की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्ट अधिकार था। हाय, मैं चाहता हूँ कि खाना मेरे घर पर ही मंगवा दिया जाए, हो सके तो अगले 10 मिनट में। दूसरी तरफ से कुछ देर तक बात नहीं बनी और फिर कर्मचारी ने जवाब दिया, मुझे खेद है सर, लेकिन हम मिशेलिन स्टार वाले एक प्रतिष्ठित रेस्तरां हैं। हम अंतिम क्षण में डिलीवरी नहीं करते हैं। हमारे ऑर्डर के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है। और नूह ने हंसते हुए कहा। अब उसके स्वर में मनोरंजन का भाव था। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारा बॉस हूं? कर्मचारी की आवाज़ तुरंत बदल गई, जिसमें आश्चर्य और तत्परता का मिश्रण था। बॉस नोहा, माफ़ी चाहता हूं, मैं पहले आपकी आवाज़ नहीं पहचान पाया। मैं तुरंत रसोई को सूचित करूंगा। हम दूसरे ऑर्डर को टाल देंगे और आपका खाना तुरंत तैयार कर देंगे। नूह की मुस्कान और गहरी हो गई। किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लिए खाना लाओ और जल्दी से बनाओ। हाँ सर, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह काम जल्दी हो जाए, कर्मचारी ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। नूह ने फ़ोन रख दिया और संतुष्ट होकर पीछे झुक गया। करीब 9 मिनट बाद उसका फ़ोन फिर से बजा। ये डिलीवरी ड्राइवर का फ़ोन था। सर, मैं गेट के बाहर हूँ, लेकिन सुरक्षाकर्मी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि डिलीवरी ड्राइवरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। नूह ने आह भरी। उसे फ़ोन दे दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट उभर आई। थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ आए और फिर गार्ड ने जवाब दिया, हेलो, मैं नोआ थॉम्पसन बोल रहा हूँ। मेरा अधीनस्थ मेरे लिए खाना ला रहा है। क्या इसमें कोई समस्या है? दूसरी तरफ से गार्ड ने तुरंत सख्ती दिखाई। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर थॉम्पसन, असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सिर्फ एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है, लेकिन मैं उसे तुरंत जाने दूंगा। गार्ड ने तुरंत फ़ोन डिलीवरी ड्राइवर को वापस दे दिया, जिसे फिर जाने दिया गया। कुछ ही पलों में ड्राइवर हवेली के प्रवेश द्वार पर आ गया और नूह द्वारा ऑर्डर किया गया खाना लेकर आ गया। जैसे ही डिलीवरी ड्राइवर अंदर आया, गेट पर मौजूद नए सुरक्षा गार्डों में से एक ने भौहें सिकुड़ते हुए थोड़ा हैरान होते हुए कहा, लेकिन सर, मुझे लगा कि डिलीवरी ड्राइवरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे कुछ भी हो। सुरक्षा प्रमुख एंडरसन ने युवा गार्ड को एक जानकार नज़र से देखा और अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी एक नौसिखिया हो, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम हमेशा नियमों का अक्षरशः पालन नहीं कर सकते। इसके अलावा, उसने अपनी आवाज़ कम की, मैरिसन पथ की ओर देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर नियम लागू नहीं होते। कुछ लोग, नियम उनका पालन करते हैं।
युवा गार्ड ने असमंजस में आंखें झपकाईं, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह डिलीवरी ड्राइवर को अपनी डिलीवरी के साथ हवेली के भव्य द्वार में प्रवेश करते हुए देख रहा था। उन दरवाजों के अंदर की दुनिया एक अलग ही थी, एक ऐसी जगह जहां नोआ थॉम्पसन का प्रभाव निर्विवाद था। हवेली के अंदर नूह ने खाना मेज पर रखा और बैठ गया। बर्तन अभी भी गर्म थे, हवा में सुगंध भर रही थी। उसने एक कांटा उठाया, इस बात से संतुष्ट महसूस करते हुए कि आज सुबह सब कुछ कैसे हुआ। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लगभग बहुत ही सुचारू रूप से। उसने एक निवाला खाया, स्वाद का आनंद लिया, जबकि उसका दिमाग सिस्टम अपग्रेड पर वापस चला गया। बस थोड़ी देर और, उसने तैरती स्क्रीन पर टाइमर पर नजर डालते हुए मन ही मन सोचा। अनुमानित समय 15 मिनट। अपग्रेड जल्द ही पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही नए अवसर भी खुलेंगे। नूह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी आंखें विचारों में सिकुड़ी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि यह अपग्रेड न केवल सिस्टम को बदलेगा, बल्कि उन्हें भी बदल देगा। देखते हैं इससे क्या होता है, उन्होंने सोचा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वे अगले चरण के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। नूह ने अपने खाने का आखिरी निवाला खत्म किया और फिर कांटा नीचे रख दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसे शांति का एहसास हुआ। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह खुद को इस तरह के क्षणों की अनुमति देता, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने तैरती चमकती सिस्टम स्क्रीन पर पड़ी। अनुमानित समय 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट। उल्टी गिनती लगभग खत्म हो चुकी थी। यह अपग्रेड जो भी था, उस पर कई घंटों से काम चल रहा था। अब अंतिम क्षण तूफान से पहले की शांति की तरह बीत रहे थे। 321 डिंग। अल्टीमेट चॉइस सिस्टम अपग्रेड हो गया है। सिस्टम की अधिसूचना की परिचित ध्वनि नूह के दिमाग में गूंज रही थी। आवाज हमेशा की तरह तटस्थ और अलग थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ भारीपन और अधिक महत्वपूर्णता महसूस हुई। शब्द उभरने लगे, हर एक शब्द अपने सामान्य रहस्यमय वादों से कहीं अधिक वजनदार था। नए कार्य। नूह अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया, उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर था। अंतिम विकल्प अनलॉक। मेजबान को 60 सेकंड में चुनाव करना होगा। उसके सामने 2 विकल्प उभरे और उनका अर्थ तुरंत ही उसके दिमाग में बैठ गया। विकल्प 1, सत्ता और पद के शिखर पर पहुंचें। ऐसा करने के लिए आपके पास 5 साल हैं। पुरस्कार, कार्य पूर्ण होने के समय के सीधे आनुपातिक। विकल्प 2, बिना किसी चिंता के शांतिपूर्ण जीवन जिएं। आप बिना किसी पछतावे के मरेंगे। पुरस्कार, उन्नत कौशल और सिस्टम हटा दिया गया है। नूह ने दोनों विकल्पों को घूर कर देखा, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से कुछ गहरे, कुछ विचारशील में बदल गई। जब वह आगे की ओर झुका, कोहनियां मेज पर टिकाए, उंगलियां ठोड़ी के नीचे दबाई, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, उसके सामने रखे विकल्पों का विश्लेषण करने लगा। 2 विकल्प, उसने सोचा। उसके होठों पर एक फीकी, व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। नहीं, इस बार सिस्टम ने मुझे केवल एक ही विकल्प दिया था। सैद्धांतिक रूप से स्क्रीन पर उसके सामने 2 विकल्प थे, लेकिन वास्तव में केवल एक ही विकल्प था जिस पर नूह विचार कर सकता था। विकल्प 2 बेतुका था। चिंता रहित शांतिपूर्ण जीवन, बिना पछतावे के मरना। नूह को इसकी सरलता पर, इस विचार पर लगभग हंसी आ गई कि वह एक सांसारिक जीवन जी सकता है, जहां कुछ भी रोमांचक या अप्रत्याशित नहीं होता, जहां सब कुछ ज्ञात है और उसके सामने रखा हुआ है। इसमें मजा क्या था? इसमें चुनौती क्या थी? बिना पछतावे के मरना। नूह ने अपने मन में इन शब्दों को दोहराया, लगभग उनके खालीपन का स्वाद लेते हुए। शांतिपूर्ण जीवन जिएं। यदि इसमें कोई उत्साह, कोई जोखिम, कोई महत्वाकांक्षा न हो तो जीने का क्या मतलब है? उनका मन इस विचार में भटक गया कि शांतिपूर्ण जीवन का क्या अर्थ हो सकता है। यह उस तरह के जीवन की तरह लग रहा था जिसकी दूरदृष्टिहीन लोग चाहत रखते हैं, ऐसा जीवन जिसमें कुछ भी नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यह ऐसा था जैसे किसी को अमरता का प्रस्ताव दिया जाए, लेकिन उससे कहा जाए कि उसे इसे पिंजरे के अंदर ही गुजारना होगा और दुनिया को बिना छुए उसके गुजरने का नज़ारा देखना होगा। नूह की मुस्कान चौड़ी हो गई, तिरस्कार की एक पतली रेखा में बदल गई। एक शांतिपूर्ण जीवन, उसने सोचा, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए। ये उबाऊ कहने का एक फैंसी तरीका है। इस विचार से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका खून ठंडा हो गया है। और फिर दूसरा भाग आया। व्यवस्था निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय, उसके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, जैसे कभी अस्तित्व में ही न हो। कौन स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपने जीवन से सिस्टम जैसे शक्तिशाली उपकरण को हटा देगा? बिल्कुल नहीं, नूह ने सोचा, और दूसरे विकल्प को ऐसे खारिज कर दिया जैसे वह कोई मजाक हो। उन्होंने अपना ध्यान विकल्प 1, यानी वास्तविक विकल्प की ओर लगाया। विकल्प 1, सत्ता और पद के शिखर पर पहुंचें। ऐसा करने के लिए आपके पास 5 साल हैं। पुरस्कार, कार्य पूर्ण होने के समय के सीधे आनुपातिक। इसमें तत्काल कोई इनाम नहीं था, तत्काल संतुष्टि का कोई वादा नहीं था, लेकिन आकर्षण निर्विवाद था। यह एक चुनौती थी, एक रहस्य। पहली बार सिस्टम ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो सीधा सादा नहीं था। इनाम अपरिभाषित था, बहुत बड़ा, लेकिन अज्ञात।
नूह की उंगलियां मेज पर हल्के से ताल बजा रही थीं, उसका दिमाग उसके निहितार्थों पर काम कर रहा था। वह अपने अंदर रोमांच का भाव महसूस कर सकता था, किसी महान चीज के लिए एक गहरी, आदिम भूख। अंत में मिलने वाले अज्ञात इनाम ने इसे और भी लुभावना बना दिया। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो अनिश्चितता में जीता था, जो अपने दुश्मनों को मात देने के खेल में आनंद लेता था, अपने आसपास के सभी लोगों को मात देते हुए। ये सिस्टम मुझे अच्छी तरह से जानता है, नूह ने एक गहरी मुस्कान के साथ सोचा। ये ठीक से जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। उन्होंने सामान्यता से संतुष्ट होने का प्रयास किया था, लेकिन यह असंभव था, यह उनके स्वभाव के विरुद्ध था। नियंत्रण की चाहत, महत्वाकांक्षा का रोमांच, यह उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे वह त्याग नहीं सकता था। चाहे वह इसे दबाने की कितनी भी कोशिश करे, यह हमेशा पहले से अधिक शक्तिशाली होकर वापस आ जाता। जैसे ही उसने स्क्रीन पर विकल्पों को देखा, उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। उसने पहले भी ऐसा देखा था, इसी विकल्प का सामना किया था, और तब उसने गलत चुनाव किया था। उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करने का निर्णय लिया था। नूह को वह समय स्पष्ट रूप से याद था, वह दिन जब उसने खुद को ये सोचने के लिए प्रेरित किया था कि वह सादगी से संतुष्ट हो सकता है। वह सत्ता की दौड़ या महत्वाकांक्षा के आकर्षण के बिना जी सकता था। लेकिन ये काम नहीं आया, ये टिक भी नहीं पाया। इसने उसे खा लिया, उसके अंदर तक कुतर दिया, जब तक कि वह एक खोखला खोल बनकर रह गया, जो एक ऐसी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था जो उसकी नहीं थी। उसने एक वादा निभाने की कोशिश की थी, एक वादा जो उसने उस लड़की से किया था जिसने उस पर विश्वास किया था। नूह, मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे, ठीक है? उसने सोचा था, बस एक पल के लिए, कि वह बदल सकता है, कि वह भूख, उस राक्षस को दूर कर सकता है जो हमेशा उसे परिभाषित करता था। लेकिन वह शांतिपूर्ण जीवन जो वह उसके लिए चाहती थी, इसने उसे अंदर से मार डाला था। धीरे धीरे, दिन ब दिन, नूह उस तरह से नहीं जी सकता था। वह व्यक्ति नहीं हो सकता था, चाहे वह कितना भी विश्वास करती हो कि वह ऐसा कर सकता है। अब, यहाँ खड़े होकर, अपने सामने रखे विकल्पों को फिर से देखते हुए, उसे एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसके सामने चुनौती रख दी है। यह अब उसके सामने कोई मुफ्त सुविधा नहीं दे रहा था, न ही तत्काल पुरस्कार का लालच दे रहा था। इसके बजाय, इसने उसे एक ऐसा विकल्प दिया जो सत्ता से परे था। यह उसे अपनी पिछली गलती सुधारने का मौका दे रहा था। इसने उसे वह बनने का अंतिम विकल्प दिया जो वह बनना चाहता था। राक्षसों में क्या समस्या है? उसने धीरे से कहा, हवा में लटकता हुआ सवाल, एक शांत मनोरंजन के साथ। उसकी आवाज़ की याद उसके दिमाग में गूंज रही थी, कोमल, उम्मीद से भरी हुई। उम्मीद जो उसने तोड़ दी थी। लेकिन दुनिया आशावान, दयालु और भोले लोगों से भरी नहीं थी। असली दुनिया, जहां सत्ता का शासन था, राक्षसों से भरा एक जंगल था। शिकारी जो नियंत्रण, हेरफेर और ताकत पर पनपते थे। हम राक्षसों के बीच रहते हैं, नूह ने कहा, उसकी आवाज़ और भी तेज और दृढ़ होती जा रही थी। तो जब बात मेरे बारे में आती है तो पाखंड क्यों? उसका मूल्यांकन किया गया और उसे बताया गया कि वह अलग और खतरनाक है। लेकिन वे सभी थे, उनमें से हर एक ने एक ही खेल खेला, बस अलग अलग मुखौटों के साथ। राजनेता, कॉर्पोरेट दिग्गज, यहाँ तक कि जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते थे, वे सभी अपने अपने तरीके से सत्ता के लिए लड़े। वे सभी राक्षस थे जो दयालुता के आवरण के पीछे छिपे हुए थे। वे घूंघट के पीछे छिपी हुई बुराई थे। नूह को हमेशा से यह समझ थी कि इस तरह की दुनिया में जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ऐसी दुनिया जो नियंत्रण, हेरफेर और कभी कभी क्रूरता की मांग करती है। अब, जब सिस्टम उसके साथ है, तो वह न केवल जीवित रहेगा, वह फलेगा फूलेगा। आगे का रास्ता साफ था। उसने अपना फैसला कर लिया था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचो या सामान्यता में मर जाओ, बीच में कोई रास्ता नहीं था। वह हमेशा से जानता था कि वह अलग है, जरूरत पड़ने पर ज्यादा होशियार, ज्यादा सक्षम और ज्यादा निर्दयी। सिस्टम ने उसे नहीं बदला था, उसने बस उस क्षमता को उजागर किया था जिसके बारे में वह हमेशा से जानता था कि उसके अंदर मौजूद है। शांतिपूर्ण जीवन, यह उसके लिए नहीं था। वह अब और कोई और होने का दिखावा नहीं कर सकता था। स्क्रीन पर आखिरी नज़र डालने के बाद नूह की मुस्कान और भी गहरी और ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई। विकल्प स्पष्ट था, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही नूह ने सत्ता के शिखर की ओर जाने वाले मार्ग को चुनते हुए अपना चयन अंतिम रूप दिया, एक शांत लेकिन निर्विवाद रूप से अपनापन का भाव उस पर छा गया, मानो उसने ये निर्णय पहले भी लिया हो। इसका भार उसके अंदर समा गया, किसी नए बोझ के रूप में नहीं, बल्कि कुछ लंबे समय से सुप्त अवस्था में, कुछ ऐसा जिसे चुनने के लिए उसे हमेशा से ही चुना गया था। ये रोमांच, यह उत्साह से कहीं ज्यादा था, ये सही लगा। फिर भी, उसके मन में एक सूक्ष्म प्रश्न था जो अनकहा था। ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी चीज को शुरू करने के बजाय उसी की ओर लौट रहे हैं? उसने इस विचार को दूर फेंक दिया और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कहीं न कहीं, अंदर ही अंदर, ये चुनाव आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने जैसा लग रहा था, उस चीज की ओर जो हमेशा से उसकी थी। डिंग, विकल्प चुना गया।
सिस्टम द्वारा उसके चयन की पुष्टि करने की ध्वनि उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो तेज और स्पष्ट थी, जैसे स्टार्ट हो रही पिस्तौल की आवाज। नूह ने अपने अंदर एड्रेनालाइन का उछाल महसूस किया। जैसे ही सिस्टम ने उसका निर्णय संसाधित किया, उसकी नब्ज तेज हो गई। उल्टी गिनती खत्म हो चुकी थी। नूह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अपनी बाहें फैलाते हुए उसने महसूस किया कि उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। उस पुराने वादे का बोझ, वह शांतिपूर्ण जीवन जिसे जीने की उसने कोशिश की थी, अब वह चला गया था। उसके कंधों से एक बोझ की तरह उतर गया था जिसे अब उसे उठाना नहीं था। उसे अब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वह ऐसा ही था, एक ऐसा आदमी जो सत्ता की चाह में फलता फूलता था, जो शीर्ष पर पहुंचने की चुनौती का आनंद लेता था, चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों न हो। दुनिया को दिखा दो कि मैं वास्तव में कौन हूं, नूह ने सोचा। उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी और खतरनाक होती जा रही थी। उन्हें देखना चाहिए कि क्या होता है जब एक राक्षस मानव होने का दिखावा करना बंद कर देता है। उस क्षण अज्ञात पुरस्कार की ओर, शक्ति की खोज की ओर खिंचाव, एक भूले हुए सत्य की ओर लौटने जैसा महसूस हुआ। स्वयं का एक हिस्सा जो हमेशा से प्रतीक्षा कर रहा था। डिंग, इंटरमीडिएट ग्रेड से ऊपर के कौशल को अब पुरस्कृत किया जा सकता है। डिंग, एडवांस्ड स्किल रूले का इनाम मिला है। एडवांस्ड स्किल के लिए स्पिन करें। नूह की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि रूलेट व्हील उसके सामने साकार हो गया है, जो देवताओं के लिए बनाए गए एक अलौकिक तंत्र की तरह हवा में लटका हुआ है। पहिए पर लगे रंग सरल थे लेकिन एक स्पष्ट कहानी बयां कर रहे थे। पहिए पर 3 रंगों का प्रभुत्व था, काला, बैंगनी और सफ़ेद। सफ़ेद भाग ने पहिए का लगभग 69% हिस्सा घेर रखा था। बैंगनी रंग उसके बाद आया, जो लगभग 30% था। लेकिन सबसे छोटा टुकड़ा, जो पहिए का केवल 1% हिस्सा था, शुद्ध काला था। इसे देखकर वह तुरंत ही हैरान हो गया। पहिया एक हल्की सी घरघराहट की आवाज के साथ घूमने लगा। प्रत्येक चक्कर की गति बढ़ती जा रही थी और वह उसकी आंखों के सामने धुंधला होता जा रहा था। नूह का ध्यान पहिए की गति पर केंद्रित था। जैसे जैसे वह इधर उधर घूमता गया, उसकी नब्ज तेज होती गई, उसके सीने में उत्सुकता बढ़ती गई। नूह जानता था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आमतौर पर सफ़ेद भाग से एक अच्छा हुनर मिलता है, कुछ उपयोगी लेकिन क्रांतिकारी नहीं। बैंगनी भाग से कुछ असाधारण मिलता है, और काला, खैर, काला भाग या तो सबसे अविश्वसनीय चीज़ हो सकती है जिसे वह प्राप्त कर सकता है, या सबसे खराब। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह चरखे पर ध्यान केंद्रित करने लगा, तथा उसकी गति धीमी होने की प्रतीक्षा करने लगा। रूलेट की गति कम होने लगी, रंग फिर से अलग अलग दिखाई देने लगे। ये सफ़ेद वर्गों से आगे निकल गया, एक बुनियादी इनाम की संभावना को छेड़ते हुए। बैंगनी रंग पर यह 1 सेकंड के लिए झिझका, फिर संकरी काली पट्टी पर लुढ़क गया और रुक गया। नूह की सांस एक पल के लिए रुक गई। वह काले पानी में जा गिरा था। डिंग, उन्नत मेमोरी झलक पुरस्कृत है। शब्द उसके सामने प्रकट हुए और वह महसूस कर सकता था कि कौशल का भार उसके मन में उतर रहा है। नूह ने एक गहरी सांस ली, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। तो यह एक आशीर्वाद है, उसने सोचा, इनाम को देखते हुए। रूलेट पर काले भाग का स्थान इतना छोटा था कि उस पर उतरना लगभग असंभव लग रहा था। उन्होंने कौशल आइकन पर दबाव डाला, जिससे सिस्टम को अधिक जानकारी मिल गई। उन्नत स्मृति झलक, एक संक्षिप्त स्पर्श के साथ, मेजबान किसी व्यक्ति की यादों में झांक सकता है, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को देख सकता है जो उनकी वर्तमान मनस्थिति या प्रेरणाओं को आकार देती हैं। यादें खंडित होती हैं और छोटी छोटी झलकियों में आती हैं, जिससे व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्मृति से जुड़ी भावनात्मक प्रतिध्वनि जितनी गहरी होगी, झलक उतनी ही विस्तृत होगी। नूह ने विवरण पढ़ा। जैसे जैसे वह निहितार्थों को समझता गया, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। ये सिर्फ किसी के दिमाग में झांकने के बारे में नहीं था, ये लाभ उठाने के बारे में था, लोगों को बुनियादी स्तर पर समझने के बारे में था। वह उनके आघातों, उनके भय, उनकी प्रेरणाओं को देख सकता था, तथा उन्हें अपने शत्रुओं के विरुद्ध मोड़ सकता था, या उन्हें अपने लाभ के लिए ढाल सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले केवल मध्यम कौशल ही दिए गए थे, नूह ने खुद से कहा। उसकी उंगलियां हवा से टकरा रही थीं, जैसे कि वह अब उसके अंदर से गुजर रही शक्ति का परीक्षण कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया था। मैंने वास्तव में सही विकल्प चुना है। सिस्टम विकसित हो चुका था, और वह भी। ये सिर्फ कच्ची शक्ति के बारे में नहीं था, ये चालाकी के बारे में था, दूसरों के दिमाग के साथ खेलने की क्षमता, उन्हें लचीली मिट्टी की तरह मोड़ने और मोड़ने की क्षमता के बारे में था। इस कौशल के साथ उसे अब युद्ध जीतने के लिए सीधे टकराव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने दुश्मनों की सुरक्षा को सिर्फ एक स्पर्श से ही नष्ट कर सकता था, उनकी कमजोरियों और छिपी हुई इच्छाओं को उजागर कर सकता था। उसने अपनी उंगलियों को आपस में दबाया, अपनी नसों में ऊर्जा का संचार महसूस किया और कल्पना की कि वह इस क्षमता का किस तरह से उपयोग कर सकता है। लोगों को प्रभावित करने का सबसे खतरनाक हिस्सा उन्हें मजबूर करना नहीं था, बल्कि उन्हें बिना एहसास कराए मार्गदर्शन करना था। और यह कौशल ठीक इसी के लिए बनाया गया था। संतुष्ट मुस्कान के साथ नूह पीछे हट गया, उसके विचार संभावनाओं से भरे हुए थे।
एडवांस्ड मेमोरी ग्लांस सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग को खोलने की कुंजी थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक और रोमांचक विचार कौंधा। क्या होगा यदि वह इसका प्रयोग बड़े प्रभावशाली लोगों पर करे, उनके रहस्यों को उजागर करे तथा उनके कार्यों का मार्गदर्शन करे। इसकी विशुद्ध संभावना ने उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ा दी। उसके दुश्मन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जानिए उन्हें क्या झटका लगा। एक स्पर्श और उनकी यादें, उनका अतीत उसके द्वारा हेरफेर करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वह भ्रम फैला सकता था, धारणाओं को तोड़ मरोड़ सकता था और ऐसी वास्तविकताएं बना सकता था जो अस्तित्व में ही नहीं थी। ये सब उसके आसपास के लोगों के दिमाग में होता था। उन्हें तब तक एहसास भी नहीं होता कि उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। नूह मन ही मन मुस्कुराया, एक गहरी शांत मुस्कान। ये कौशल मेरे लिए बनाया गया है, वह फुसफुसाए, शब्द एक वादे की तरह हवा में लटके हुए थे। इस प्रणाली ने ठीक वही प्रदान किया था जिसकी उसे आवश्यकता थी, न केवल अधिक शक्ति, बल्कि दुनिया को नियंत्रित करने और प्रभावित करने के साधन जो उसके स्वभाव के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे। नूह आगे बढ़ा, अगले कदमों के बारे में पहले से ही सोच रहा था। उन्नत स्मृति दृष्टि केवल एक कौशल नहीं था, ये प्रभुत्व का मार्ग था, दूसरों के जीवन और मन में घुसने का एक तरीका था, बिना उन्हें पता चले। देखते हैं यह मुझे कहाँ ले जाता है, नूह ने कहा, उसकी आवाज़ शांत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह जानता था कि सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया है और अब अपनी उंगलियों पर इस नई शक्ति के साथ वह एक बार में एक याद के साथ अपनी छवि में दुनिया को आकार देने के लिए तैयार था। रूलेट काले रंग पर गिरा था और यह किसी अभिशाप से कम नहीं था। ये वही था जिसकी उसे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर उठने के लिए जरूरत थी। नूह ने अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही वह अपने भवन के गलियारे में दाखिल हुआ, उसका मूड अच्छा हो गया और हाल ही में मिली शक्ति के कारण वह ऊर्जा से भर गया। चलो दिन की शुरुआत करते हैं, उसने जोर से कहा। उसके शब्द उसके नए घर की भव्य दीवारों से गूंज रहे थे। अब समय आ गया था कि इस आलीशान हवेली में मौजूद हर चीज को देखा जाए। ये हवेली अपने आप में आधुनिक डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसमें क्लासिक भव्यता के सूक्ष्म संकेत भी शामिल थे। ये सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक अभयारण्य, एक किला और नूह द्वारा संचित की जाने वाली शक्ति का प्रतीक था। विशाल गलियारों से गुजरते हुए उन्होंने सुंदर संगमरमर के फर्श की प्रशंसा की, जो सुबह की कोमल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उनका प्रत्येक कदम एक शांत, संतोषजनक प्रतिध्वनि पैदा कर रहा था। उसका पहला पड़ाव सोना कक्ष था, जो हवेली के सबसे दूर के छोर पर स्थित था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गर्मी की एक लहर ने उसका स्वागत किया। कमरा गर्म देवदार की लकड़ी से बना था। प्राकृतिक लकड़ी की सुगंध ने तुरंत उसके मन को सुकून दिया। दीवारों पर चिकनी पत्थर की बेंच लगी हुई थी और अत्याधुनिक भाप प्रणाली ने तापमान को पूरी तरह से नियंत्रित किया हुआ था। नूह ने कमरे के बीच में चिकने, गर्म पत्थरों पर अपना हाथ फिराया। उसकी उंगलियां उस गर्म पत्थर की सतह पर चल रही थीं। सौना में आवश्यक तेलों और हर्बल अर्क की व्यवस्था थी, जो एक कठिन दिन के प्रशिक्षण के बाद शरीर को तरोताजा करने के लिए या फिर शांति के एक शांत क्षण का आनंद लेने के लिए एकदम उपयुक्त था। यह उपयोगी होगा, नूह ने मुस्कुराते हुए सोचा। संतुष्ट होकर वह आगे बढ़ा और अपनी सूची में अगले दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने खुद को हवेली के सिनेमा रूम में पाया। यह एक फिल्म प्रेमी का सपना था। एक दीवार पर एक विशाल स्क्रीन लगी हुई थी तथा छत से नवीनतम हाई डेफिनेशन प्रोजेक्टर लटका हुआ था। कमरा आलीशान, झुकने वाली सीटों से सुसज्जित था, जिसमें लगभग 15 लोग आराम से बैठ सकते थे। प्रत्येक में आवाज, प्रकाश और तापमान सेटिंग के लिए अपने स्वयं के आर्मरेस्ट नियंत्रण थे। इस जगह का कुछ मूल्य हो सकता है, नूह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचा और अपना हाथ एक नर्म, मखमली कुर्सी पर फिराया। उन्होंने अपना दौरा जारी रखा और जिम की ओर बढ़ गए। दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा दृश्य दिखा जिससे उसकी धड़कनें उत्साह से बढ़ गईं। कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें हर तरह के फिटनेस उपकरण मौजूद थे जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी थे। ऊंची छत की वजह से काफी जगह थी। दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जो अंदर की बेहतरीन मशीनों को दर्शाते थे। जिम के एक भाग में प्राइमलाटिस मशीनें थीं, जो अपनी सटीक इंजीनियरिंग और बायोमैकेनिकल रूप से सुदृढ़ डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थीं तथा प्रत्येक मांसपेशी समूह को अलग करने के लिए उपयुक्त थीं। रोशनी में एक विशाल लेड पुल डाउन मशीन चमक रही थी, केबल तनी हुई और इस्तेमाल के लिए तैयार थी। कमरे के दूसरी तरफ बाइसेप कर्ल बेंच, प्लेट लोडेड मशीनें और फ्री वेट के रैक भरे हुए थे। डेडलिफ्ट, स्क्वैट्स और बेंच प्रेस के लिए प्लेटें थीं, जो सभी करीने से रखी हुई थीं और इस्तेमाल के लिए तैयार थीं। नूह ने उपकरणों की कतारों के बीच से गुजरते हुए उन्हें गहरी नज़र से देखा। यहाँ सब कुछ मौजूद था, लेग एक्सटेंशन, चेस्ट प्रेस, रो और यहाँ तक कि लक्षित मांसपेशी समूहों के लिए विशेष उपकरण जो आमतौर पर मानक जिम में उपलब्ध नहीं होते। फर्श पर भारी भरकम मैट बिछे हुए थे और पूरा कमरा साफ सुथरा और स्वच्छ लग रहा था। हवा में ताजगी की हल्की सी खुशबू आ रही थी। बहुत बढ़िया, ये वातानुकूलित भी है, नूह ने सोचा। उसके पास इस तरह का जिम होना सुविधाजनक और उपयोगी था।
वह हमेशा से मन और शरीर के सामंजस्य में विश्वास करते थे और यह उस संतुलन को बनाए रखने के लिए आदर्श स्थान था। वहां से नूह हवेली में आगे बढ़ता गया और उस जगह के विशाल आकार को देखता रहा। वह 8 विशाल शयन कक्षों के पास से गुजरा, जिनमें से प्रत्येक पिछले शयन कक्ष से अधिक आलीशान था। वे सभी अलग अलग शैली में बने थे, लेकिन विवरण पर समान ध्यान दिया गया था। विशाल राजा आकार के बिस्तर कमरों पर हावी थे, उनकी चादरें और मखमली कंबल शाही और भव्यता की भावना को दर्शाते थे। प्रत्येक शयन कक्ष में अपना शौचालय और स्नानघर था, जिसमें संगमरमर के सिंक, रेनफॉल शावर और गहरे स्नान टब भी थे। 2 विशाल लिविंग रूम भी इसी तरह प्रभावशाली थे, जिनमें से प्रत्येक में बड़ी सभाओं की मेजबानी के लिए पर्याप्त जगह थी। लिविंग रूम में से एक का डिज़ाइन ज़्यादा औपचारिक था, जिसमें एक बड़ी चिमनी के चारों ओर सुरुचिपूर्ण सोफे रखे हुए थे और इसके मेंटल को जटिल नक्काशी से सजाया गया था। दूसरा कमरा अधिक अनौपचारिक था, जिसमें बड़े आकार के सोफे, दीवार पर लगा टेलीविजन तथा किताबें, ट्रॉफियां और अन्य सजावट की वस्तुओं से भरी अलमारियां थीं। दोनों रहने के कमरे फर्श से छत तक खिड़कियों से सुसज्जित थे, जिनसे बगीचों और एक छोटे तालाब सहित हवेली के विशाल मैदान का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। नूह ने जिम में कदम रखा, उत्साह सतह के नीचे उबल रहा था। जब से उसने इंटरमीडिएट सोल्जर किंग स्किल्स प्राप्त की है, तब से उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया है। उसकी हरकतें पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं, उसकी सजगता तेज हो गई है और उसकी ताकत। खैर, आज उसका परीक्षण करने का दिन था। पहला पड़ाव, अच्छा पुराना बेंच प्रेस। चलो आराम से शुरू करते हैं, नूह ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने बार के दोनों तरफ एक एक प्लेट रखी थी। वह बैठ गया, अपनी पकड़ को ठीक किया और आसानी से वजन को खोल दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बार ने मुश्किल से ही प्रतिरोध किया जब उसने उसे ऊपर नीचे धकेला। पलक झपकते ही 15 बार 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 किया गया। उसकी छाती की मांसपेशियां मुश्किल से ही गर्म हो पाईं। नूह ने जोर से आवाज लगाई और बार को हिलाया। 2 प्लेट्स का समय हो गया है, उसने कहा। उसे पहले से ही उत्साह बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। 2 प्लेटें लोड करके वह फिर से बार के नीचे बैठ गया। 15 बार, पहले सेट की तरह ही सहज। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी छाती अभी भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई थी। तो फिर 3 प्लेटें, प्रत्येक तरफ 3 प्लेटें, अधिकांश जिम में ताकत के लिए सामान्य चिन्ह। नूह ने बार को पकड़ा, उसे खोला और बिना पसीना बहाए 15 बार और किया। बार ऐसे हिल रहा था जैसे वह पंखों से बना हो। उसकी मांसपेशियों में अभी अभी जान आनी शुरू हुई थी। उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। 4 प्लेटें आसान, 5 प्लेटें, कोई समस्या नहीं। अंततः उसने दोनों तरफ 6 प्लेटें रख दीं। अब बार में कुछ वजन था। जैसे ही उसने 6 प्लेट बार को खोला, उसने अपनी मांसपेशियों में परिचित तनाव महसूस किया। उसने इसे धीरे धीरे नीचे लाया, इसे नियंत्रित किया और ऊपर धकेला, जिससे उसके शरीर में ताकत फैल गई। 3 बार धीमी गति से बार को आगे बढ़ाएं, बार को आसानी से लेकिन प्रयास के साथ आगे बढ़ाएं। उसने इसे धातु की एक संतोषजनक खटखट के साथ हिलाया। पूरा रैक उसके वजन से हिल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन थकावट से नहीं बल्कि खुद को धकेलने के रोमांच से। असली परीक्षा का समय आ गया है। 661 पाउंड। नूह ने प्रत्येक तरफ 7 प्लेटें लाद दी। अब वजन बहुत अधिक हो गया। सिस्टम से पहले अपने सबसे अच्छे दिनों में भी वह इतना आगे बढ़ने का सपना नहीं देख सकता था। वह बार के नीचे बैठ गया, एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया। इस बार तनाव वास्तविक था। बार भारी था, असंभव रूप से भारी, लेकिन संभालने योग्य। जब उसने उसे दबाया तो उसकी मांसपेशियां शक्ति से भर उठीं। 1 बार, 2 बार, प्रत्येक बार धीमे और सोच समझकर। जब तक वह 8 बार ऐसा कर पाया, उसकी मांसपेशियां विफल होने के करीब पहुंच चुकी थीं। अंतिम प्रयास काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया। बार को ऊपर उठाया और खड़े हो गए। उसकी छाती को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे स्टील से गढ़ा गया हो। कमरे में हवा अब पतली लग रही थी जब उसने गहरी सांस ली, माथे से पसीने की पतली परत को पोंछते हुए। 7 प्लेटें, 661 पाउंड, नूह ने सोचा। उसने अपने पिछले अधिकतम से लगभग 2 गुना वजन उठाया था। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। आइए देखें कि और क्या बदलाव हुआ है। इसके बाद वह स्क्वाट रैक पर चले गए। उनकी मांसपेशियां अभी भी ऊर्जा से भरी हुई थीं। उन्होंने बार पर और अधिक वजन डाला, जब तक कि कुल वजन 881 पाउंड तक नहीं पहुंच गया। बार पर इतना अधिक वजन लगभग बेतुका लग रहा था। प्लेटें इतनी लंबी थीं कि वे बहुत ही डरावनी लग रही थीं। बिना घबराए, नूह ने बार के नीचे झुककर उसे अपने पिछले डेल्ट और ट्रैप्स पर टिका दिया। उसके पैर, वह प्रत्याशा में तनावग्रस्त हो गया और उसने आसानी से वजन को खोल दिया। ये भारी लगा, जरूर, लेकिन उसकी सीमा से बाहर नहीं। नीचे बैठते हुए उसने सही गहराई से मारा और शक्ति बढ़ाई। 1 बार, 2 बार, सहज और नियंत्रित। उसके पैरों में शक्ति भर गई और हर बार उसकी बढ़ती ताकत का प्रमाण था। जब तक वह 7 बार तक पहुंच गया, उसके पैरों में आग लग गई, लेकिन वजन अभी भी नियंत्रण में था।
उसने इसे जोर से उठाया, तनाव महसूस किया लेकिन उत्साह भी महसूस किया। उसके पैर थकान से कांप रहे थे, लेकिन यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। अभी भी एक लिफ्ट बाकी थी, डेडलिफ्ट्स। नोआ ने बारबेल की ओर कदम बढ़ाया और प्लेटें लोड की, जिससे वजन बढ़कर 1146 पाउंड हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बार भार के नीचे झुकने के लिए तैयार है, लेकिन नूह का उत्साह और भी बढ़ गया। उसने बार को पकड़ लिया, अपनी उंगलियों के नीचे ठंडे स्टील को महसूस किया और खुद को संभाला। वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे पता था कि वह इसे संभाल सकता है। उसने एक तेज सांस छोड़ी और उसे अपने पेट में दबा लिया और खींचा। बार ने एक पल के लिए प्रतिरोध किया, लेकिन फिर वह हिल गया, धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। एक बार फिर उसका वजन हवा में मंडरा रहा था और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो रही थीं। 2. उसकी पीठ और पैर एकदम सामंजस्य में काम कर रहे हैं। 3. बार पूरी कोशिश से थोड़ा हिल रहा था, लेकिन काम हो चुका था। उसने बार को नीचे रख दिया और उसकी आवाज़ पूरे जिम में गूंज उठी। नूह खड़ा हो गया, उसका शरीर अब पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह अभी भी खत्म होने के करीब नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कंधों पर उसी तीव्रता से प्रहार किया। कलिंग वेट जो उसे थका देते थे, उसे वार्म अप जैसा महसूस होता था। उसके कंधों पर इतना वजन था कि वह किसी को भी कुचल सकता था। अंततः अपनी शक्ति प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद नोआ ने कार्डियो की ओर रुख किया। उन्होंने उच्च तीव्रता वाले अंतराल के लिए ट्रेडमिल की व्यवस्था की तथा लगातार 30 मिनट तक खुद को अधिकतम क्षमता तक पहुंचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं हुई। जब तक वह समाप्त हुआ, उसकी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी और पृष्ठभूमि में एयर कंडीशनर चलने के बावजूद जिम में उसकी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और नीचे फर्श पर जमा हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन यह एक अच्छा दर्द था। उसे जिंदा महसूस हुआ, शक्तिशाली। यह एक अच्छा वर्कआउट था, नूह ने खुद से कहा, सीधा होकर। उसकी छाती धड़क रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। ये इंटरमीडिएट सोल्जर किंग स्किल्स वाकई कुछ खास हैं। मैं पहले 315 पाउंड के आसपास बेंच करता था और अब मैं 661 पाउंड से अधिक का भार उठा रहा हूँ। 881 पाउंड स्क्वाट करना जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। और 1146 पाउंड का डेडलिफ्ट करना। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसकी ताकत आसमान छू रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी कच्ची शक्ति ही नहीं बढ़ी थी। यहाँ तक कि मेरी सहनशक्ति भी तेजी से बढ़ गई है। इतना सब होने के बाद भी उसे लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अभी भी कुछ और राउंड खेल सकता है। जैसे ही उसने तौलिया से अपना चेहरा पोंछा, नोआ ने खुद से ही ठहाका लगाया। नोआ वेन को भूल जाओ, उसने मुस्कराते हुए कहा। मुझे लगता है कि जिस गति से मेरी ताकत बढ़ रही है, ब्रूस जल्द ही थॉम्पसन परिवार में शामिल होने के लिए कहेगा। नूह जिम में खड़ा था और अपने नीचे जमा पसीने को देख रहा था, जो उसकी कड़ी कसरत के बाद उसके शरीर पर जमा हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर मुस्कुराया। मुझे एक सफाईकर्मी को काम पर रखना होगा, नहीं तो ये जगह तबाही मचाने वाली जगह बन जाएगी, उसने बुदबुदाया। उसकी हवेली, चाहे कितनी भी भव्य और प्रभावशाली क्यों न हो, उसमें एक कमी थी। जगह को रख रखाव की जरूरत थी, और पसीने का वह गड्ढा तो बस शुरुआत थी। आह भरते हुए नूह भंडारण कोठरी की ओर चला गया, एक पोछा और कुछ सफाई की सामग्री ले ली। कुछ मिनट तक फर्श को पोंछने और सब कुछ ठीक करने के बाद उसने पोछा एक तरफ फेंक दिया, काम से संतुष्ट होकर। अब नहाने का समय हो गया है, उसने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। शॉवर से आने वाला ठंडा पानी उसे ताजगी भरी लहर की तरह छू रहा था, जिम से आई थकान को धो रहा था। उसकी मांसपेशियां ठंडी धार के नीचे आराम महसूस कर रही थीं, और उसे लगा कि उसकी कसरत से होने वाला तनाव दूर हो गया है। कुछ मिनटों के बाद उसने पानी बंद कर दिया और तौलिया ले लिया। आज वह खुद को लाड़ प्यार करने से बिल्कुल भी नहीं चूका था। नूह सोना की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्की सी फुफकार के साथ खुला, जिससे गर्म, सुगंधित भाप की लहर निकली। जैसे ही वह अंदर गया, देवदार की लकड़ी की दीवारें एक शांत गर्मी बिखेर रही थीं, नर्म रोशनी और सौम्य वातावरण तुरंत सुखदायक हो गया। नूह ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसकी त्वचा में गर्मी समा गई। यह अच्छा है, उसने जोर से कहा, पीछे झुककर और अपनी आंखें बंद करके। सोना की शांत गुनगुनाहट कमरे में भर गई, और थोड़ी देर के लिए उसने खुद को पूरी तरह से आराम करने दिया। गर्मी उनकी मांसपेशियों में समा गई, जिससे कठोर कसरत के बाद वे शांत हो गईं। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हुए वह सोना से बाहर आया और शॉवर में एक बार फिर जल्दी से नहाया। इस बार पानी गर्म था, जिससे पसीने और भाप को धोने में मदद मिली। खुद को सुखाने के बाद नूह ने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा और वॉक इन कोठरी की ओर चल पड़ा। बड़ी अलमारी में अधिकतर सामान खाली था, सिवाय कुछ कपड़ों के, जिन्हें उसने पहले वहां छिपाकर रखा था। उसने दरवाज़ा खोला और भौहें सिकोड़ लीं। उसका चयन सीमित था, उसकी पसंद के हिसाब से बहुत सीमित। हवेली जितनी शानदार थी,
ये स्पष्ट था कि उसने उसमें ठीक से सामान नहीं भरा था। नूह ने एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहन ली, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसे अपनी अलमारी बढ़ाने की जरूरत थी। अचानक अल्टीमेट चॉइस सिस्टम की परिचित झनकार उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, अल्टीमेट चॉइस सिस्टम सक्रिय हो गया है। उसके सामने 3 विकल्प प्रकट हुए जो हवा में मंडरा रहे थे। विकल्प 1, बुलरिंग और ग्रांड सेंट्रल मॉल में खरीदारी करें। इनाम 2x कैशबैक कार्ड। विकल्प 2, किसी भी दुकान पर खरीदारी करें। इनाम -10 आकर्षण। विकल्प 3, कुछ भी न खरीदें। इनाम कुछ नहीं। नूह ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला विकल्प चुना, जो कि स्पष्ट विकल्प था। 2x कैशबैक कार्ड, ये तो नई बात है, उसने खुद से कहा, और उसकी मुस्कुराहट लौट आई। उसके पास लिक्विड एसेट में लगभग 469,000 जमा थे, और कैशबैक के साथ वह कुछ ही समय में इसे लगभग 1 मिलियन तक दोगुना कर सकता था। इतनी आसान जीत का विचार इतना अच्छा था कि उसे छोड़ नहीं दिया जा सकता था। जैसे ही उसने अपना चयन किया, सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। डिंग, 2x कैशबैक कार्ड पुरस्कृत किया गया है। उसकी सूची में एक नई वस्तु दिखाई दी और नूह ने तुरंत कार्ड का विवरण निकाला। 2x कैशबैक कार्ड एकल खरीदारी में खर्च किए गए धन का 2x रिटर्न देता है। बुरा नहीं है, नूह ने विवरण की जांच करते हुए सोचा। उन्हें जल्दी ही एक सीमा का एहसास हो गया। कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही दुकान पर किया जा सकता था। वह इसे कई दुकानों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यदि वह इसका मूल्य अधिकतम करना चाहता था तो उसे सही दुकान चुननी थी और अधिक पैसा खर्च करना था। नूह ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। इतनी बड़ी खरीदारी के लिए दिमाग में सिर्फ एक ही जगह थी। उसे कुछ उच्च स्तरीय चीज चाहिए थी जहां वह बिना किसी रोक टोक के खर्च कर सके। एक आलीशान कपड़ों की दुकान, उसने खुद से कहा। बुलरिंग और ग्रैंड सेंट्रल मॉल के बीच कहीं भी ये दुकान सही रहेगी। अपने निर्णय से संतुष्ट होकर नूह ने जल्दी से कपड़े पहने और चाबियां ले लीं। चिकनी मैट ब्लैक लाइकन हाइपरस्पोर्ट कार ड्राइववे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसका इंजन धीरे धीरे गुर्राने लगा। कार बहुत ही शानदार थी, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त, और उसे चलाते समय उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट आ जाती थी। ड्राइवर की सीट पर बैठते ही नूह ने इंजन को तेज कर दिया। उसकी गुर्राहट दहाड़ में बदल गई, जो शांत विला परिसर में गूंज उठी। वह आराम से ड्राइववे से बाहर निकला और मॉल की ओर चल पड़ा। गेट पर पहुंचते ही गार्डों ने उनका अभिवादन किया और उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया। सड़कें अधिकतर खाली थीं और लाइकान आसानी से सड़क पर चल रहा था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि व्यवस्था इतनी आसानी से उनकी संपत्ति को दोगुना करने का अवसर प्रदान करेगी। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था उसे नए तरीकों से पुरस्कृत करना शुरू कर रही थी। सिस्टम का अपग्रेड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने सोचा कि नोवलबन के साथ और अधिक कहानियां खोजें। बहुत समय नहीं बीता था कि बुलरिंग और ग्रांड सेंट्रल मॉल की ऊंची इमारतें नजर आने लगीं, जिनके कांच के अग्रभाग सुबह की धूप में चमक रहे थे। नूह ने वीआईपी सेक्शन में अपनी कार पार्क की और आत्मविश्वास से लबरेज कदमों से लाइकन से बाहर निकला। वह इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला था और दिन के अंत तक उसका बैंक अकाउंट पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। जैसे ही वह मॉल में दाखिल हुआ, उसे चारों ओर आलीशान माहौल ने घेर लिया। महंगी दुकानें, शानदार प्रदर्शनियां और हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू। जब नूह मॉल के चहल पहल भरे गलियारों से गुजर रहा था तो भीड़ में मौजूद लोगों के सिर उसकी तरफ मुड़ रहे थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसकी चाल सोच समझकर और संतुलित थी, और उसके हाव भाव में शालीनता झलक रही थी। अपनी अलमारी में रखा अरमानी सूट उसे बिल्कुल फिट आ रहा था, जो उसके चौड़े कंधों और दुबले शरीर को निखार रहा था। तीक्ष्ण, सुव्यवस्थित रूप ने उनकी स्वाभाविक उपस्थिति को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी उच्च स्तरीय पत्रिका से सीधे निकले हैं, या इससे भी बेहतर, किसी रोमांस वॉटपैड उपन्यास से, जिसमें सीईओ को हमेशा वही मिलता है जो वह चाहता है। सबकी निगाहें उस पर टिकी रहीं, विशेषकर पास से गुजर रही महिलाओं की। उनकी निगाहें जिज्ञासा और प्रशंसा से भरी थीं, जो उनकी शक्ति और नियंत्रण की आभा से आकर्षित थीं, जिसे वे सहजता से प्रदर्शित करते थे। बाहर से नूह एक आदर्श, शिष्ट व्यवसायी की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से वह उनकी प्रतिक्रियाओं पर उपहास करता था। कितना भोला है। फैशन मन पर नियंत्रण का सबसे सरल तरीका है, नूह ने चलते हुए सोचा। उसकी नज़र मॉल में मौजूद लोगों पर घूम रही थी। ये पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। एक पुरुष एक खुले कपड़े पहने महिला से अपनी नज़र नहीं हटा पाएगा जब तक कि उसके पास लोहे का अनुशासन या प्रलोभन से अधिक मजबूत विश्वास न हो, और ऐसा दुर्लभ है। जिस प्रकार एक महिला की नज़र स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो धन और प्रतिष्ठा के प्रतीक कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार एल&वी या हर्मेस जैसे ब्रांड सिर्फ ध्यान आकर्षित करने से कहीं अधिक करते हैं। वे सीधे मन के मूल भाग से बात करते हैं, वह भाग जो शक्ति, सुरक्षा और प्रभाव की चाह रखता है। वह चलते हुए मुस्कुराया, लोगों की निगाहों में सूक्ष्म बदलाव को देखा। उनकी प्रतिक्रियाएं पूर्वानुमानित, लगभग हास्यास्पद थीं। उन्होंने कहा, शक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास क्या है या आप क्या कर सकते हैं।
यह इस बारे में है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। सूट, घड़ी, कार, ये सब सावधानी से गढ़ा गया भ्रम है। लोग वही देखते हैं जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसे अपने अवलोकन की सच्चाई पर मजा आता। नूह को हमेशा से पता था कि लोग सतह पर जो कुछ भी देख सकते हैं उससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सूट जैसी साधारण चीज से उनकी धारणाएं कैसे प्रभावित होती हैं। उनके लिए उनका अरमानी सूट सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, यह एक प्रतीक था, हैसियत और सफलता का प्रतिनिधित्व। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कौन था, क्या करता था, उसके पास कितना धन था और क्या वे कभी उसके स्तर तक पहुंच पाएंगे। उसने एक गुजरती हुई महिला की निगाह पकड़ी, उसकी नज़रें तेजी से उसके सूट पर गईं, फिर वापस उसके चेहरे पर। उसने एक छोटी सी, लगभग शर्मीली मुस्कान दी। उसके शरीर के हाव भाव से एक अनकही दिलचस्पी का पता चल रहा था, लेकिन नूह ने इसे स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई। उसका दिमाग कहीं और था। उन्होंने सोचा, लोग जो देख सकते हैं उसके गुलाम हैं। वे सत्ता के प्रतीकों का पीछा करते हैं लेकिन कभी भी उसका वास्तविक सार नहीं समझते। कपड़े, ब्रांड, भौतिक संपदा, ये सब दिखावा मात्र है, लोगों का ध्यान भटकाने का आसान तरीका है जो वास्तव में मायने रखता है। उसने पास की एक दुकान पर नजर डाली जिसकी खिड़की पर लग्जरी ब्रांड्स के भड़कीले लोगो हैंडबैग और जूतों पर लगे हुए थे। लोग चारों ओर जमा हो गए और उत्पादों को उसी तरह की प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे जैसे उन्होंने उसे देखा था। ये प्रदर्शन अपना जादू चला रहा था और उन्हें शान, रुतबा और समाज से स्वीकृति के वादे के साथ अपनी ओर खींच रहा था। ठीक वैसे ही जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं, नूह ने सोचा। जैसे ही वह हर्मीस स्टो के पास पहुंचा, नोआ एक क्षण के लिए रुक गया। उसका प्रतिबिंब कांच के दरवाजे से उसे घूर रहा था। उसका ये रूप, जिसे हर कोई देखता था, बस एक उपकरण था, एक सावधानी से तैयार की गई छवि जिसे उसे वह पाने के लिए डिजाइन किया गया था जो वह चाहता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। चमकीली फर्श और हल्की रोशनी समृद्धि के माहौल को और बढ़ा रही थी। जब बिक्री सहायक उसके पास आने के लिए दौड़े तो उनकी आंखें एक बड़े कमीशन की उम्मीद से चमक उठी। नूह केवल मुस्कुरा सका। उन्हें जो मानना है उन्हें करने दो, उसने सोचा। आखिरकार ये सब सिर्फ एक खेल है और मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो नियम जानता हूं। उसने डिजाइनर कपड़ों की रैक देखी। हर एक आइटम पर भारी कीमत लगी हुई थी ताकि जो भी उसे देखे उसे प्रभावित कर सके। लेकिन नूह को कीमत की चिंता नहीं थी। 2x कैशबैक कार्ड के साथ आज की शॉपिंग ट्रिप महज एक फिजूल खर्ची से कहीं ज्यादा होगी। यह एक निवेश था, अपने पैसे को दोगुना करने और अपने अगले कदम को आगे बढ़ाने का एक अवसर। नूह शांत कदमों से काउंटर के पास पहुंचा। उसकी नज़रें बिक्री सहायक के पीछे रखे करीने से तय किए हुए कपड़ों पर टिकी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उच्च श्रेणी के डिजाइनर ब्रांड के संग्रह की ओर इशारा किया, फिर शांत, आज्ञाकारी भाव से सहायक की ओर देखा। मुझे इस दुकान की हर चीज़ का एक एक टुकड़ा चाहिए, उसने स्थिर स्वर में कहा, मानो वह सब्जियां मांग रहा हो। मुझे इस दुकान की हर चीज़ का एक टुकड़ा चाहिए, उसने स्थिर स्वर में कहा, मानो वह सब्जियां मांग रहा हो। उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं और वह हकलाते हुए बोली, सर, क्या आप निश्चित हैं? हमारी कीमतें बिल्कुल सस्ती नहीं हैं। उसने उसे घबराहट से देखा, जैसे कि वह हंसने और यह स्वीकार करने का इंतजार कर रही हो कि यह एक मजाक था। नूह के चेहरे पर उदासी छा गई, उसकी भौहें गहरी होती गईं। क्या मैं तुम्हें अज्ञानी लग रहा हूं या मैं ऐसा लग रहा हूं जो अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारता है? उसकी आवाज़ में ठंडक थी जिसने सहायक के मन में अभी भी बने हुए संदेह को दूर कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर सहायक चौंक गई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, माफ़ी मांगते हुए थोड़ा झुका। 1-1 समझ गया, सर। कुछ पल के लिए मेरा साथ दें जबकि मैं कुछ सहकर्मियों से आपके लिए सब कुछ पैक करने में मदद मांगती हूँ। उसके शब्द जल्दी में निकले, स्पष्ट रूप से अपनी गलती से घबराए हुए। ठीक है, नूह ने कहा। उसका ठंडा व्यवहार एक मुस्कान में बदल गया जो कुछ पल पहले की तीक्ष्णता के बिल्कुल विपरीत थी। धन्यवाद, सहायक ने अब अधिक सहज होकर नूह की ओर देखा। एक अजीब सी भावना ने उसे घेर लिया। उसने पाया कि वह अजीब तरह से उसकी ओर आकर्षित हो रही है। वह पहले तो असभ्य था, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ही कुछ कहा था। मूर्ख। उसका दिल उन कारणों से धड़क रहा था जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। नूह एक तरफ खड़ा था जबकि कई कर्मचारी स्टोर में मौजूद हर कपड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। कुछ ही मिनटों में एक बार साफ सुथरी दिखने वाली अलमारियां और रैक खाली हो गईं और कपड़ों को बड़े करीने से मोड़कर काउंटर पर रख दिया गया। टीम ने कुशलता से काम किया, लेकिन सामानों की भारी संख्या ने इसे एक तमाशा बना दिया। जैसे ही उन्होंने आखिरी बैग काउंटर पर रखा, उत्सुक दर्शक पास में इकट्ठा होने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा हर रोज नहीं होता कि कोई व्यक्ति एक ही बार में पूरे स्टोर के महंगे कपड़े खरीद ले। मुख्य सहायक घबराई हुई सी नूह के पास पहुंची और अपने कांपते हाथों में अंतिम रसीद थामे रही। सर, कुल रकम
$4,62,950 है, वह हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट जैसी आवाज़ नहीं थी जब उसने ज़ोर से संख्या पढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ा आदमी हंसेगा और ऐसे चला जाएगा जैसे ये कोई शरारत हो। इतनी सारी निगाहें उस पर थीं, भीड़ के सामने शर्मिंदा होने का डर उसे खाए जा रहा था। नोहा ने बिना पलक झपकाए अपना कार्ड निकाला। 2x कैशबैक कार्ड पहले से ही सक्रिय था और बिना कुछ कहे उसे सौंप दिया। दर्शक अब और भी जोर से फुसफुसाने लगे। एक छोटा लड़का, जो 7 साल से बड़ा नहीं था, अपनी माँ का हाथ थामे खड़ा था। वह अपनी आंखें फाड़े नूह की ओर देखता रहा। उसका युवा मन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। हालांकि उसकी माँ अपने बेटे पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उसकी नज़र पूरी तरह से नूह पर टिकी हुई थी। वह उसे चकित, लगभग प्रशंसा भरे भाव से देख रही थी। लड़के ने अपनी माँ के चेहरे पर अजीब भाव देखकर भ्रमित होकर उसका हाथ खींचा। वह आंखें सिकोड़कर अपनी माँ और नूह के बीच घूरता रहा और अचानक जैसे उसे कोई रहस्योद्घाटन हुआ हो, उसने खुद से कहा, ये लड़का जरूर उन स्किबिडी सिग्मा या कुछ और में से एक होगा। अन्यथा माँ उसे इस तरह से नहीं देख रही होगी। उनकी बातें तो अनसुनी हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव थे, जो भ्रम और संदेह का मिश्रण था, उसे देखकर कोई भी हंस सकता था। इस बीच नूह काउंटर पर पूरी तरह शांत खड़ा था। सहायक ने अपना कार्ड स्वाइप किया। मशीन द्वारा भुगतान संसाधित करते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। डिंग, लेन देन की पुष्टि हो गई और नूह का बैलेंस तुरंत दोगुना हो गया। जब उसने देखा कि सहायक की आंखें राहत और अविश्वास से चमक उठीं, तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे रसीद थमा दी और उसने हमेशा की तरह शांति से उसे ले लिया। उसे उस भारी रकम से कोई फर्क नहीं पड़ा। धन्यवाद सर, उसने हौंफते हुए कहा। वह अभी भी पूरी बातचीत से सदमे में थी। नूह ने उसे सिर हिलाकर हाँ कहा और काउंटर के पीछे करीने से पंक्तिबद्ध रखे दर्जन भर बैगों पर नजर डाली। इन्हें मेरे घर तक पहुंचा दो, ये उन्होंने कहा। यह अनुरोध नहीं बल्कि आदेश है। जैसे ही कर्मचारी बैगों को उठाकर उन्हें पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, वहां देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही गई। वे कानाफूसी करने लगे और इशारे करने लगे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ अविश्वास में थे और कुछ ने तो इस क्षण को कैद करने के लिए दूर से ही तस्वीरें खींचीं। कर्मचारियों ने आखिरी बैग को डिलीवरी वैन में लोड किया और उन्हें नूह के घर ले जाने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया था। नूह एक तरफ खड़ा था और अपडेट के लिए अपना फ़ोन चेक कर रहा था। जब एक बिक्री सहायक ने झिझकते हुए उनसे अंतिम डिलीवरी का विवरण पूछा, नूह ने अपना फ़ोन वापस जेब में डालते हुए कहा, जब तुम पहुंचो तो बस अपना बैग प्रवेश द्वार पर गार्ड को दे देना, वे बाकी का काम संभाल लेंगे। सहायक ने जल्दी से सिर हिलाया, अभी भी उसके सामने खड़े आदमी के प्रति विस्मय में। समझ गया सर, हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से संभाला जाए। उसकी ओर सिर हिलाते हुए वह मुड़ा और उसी शालीनता के साथ दुकान से बाहर चला गया। उसका सूट जैकेट उसके कंधे पर लापरवाही से लटका हुआ था, जैसे कि यह पूरा दृश्य उसके जीवन का एक सामान्य दिन हो। जैसे ही वह बाहर निकलने की ओर बढ़ा, छोटे लड़के ने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ खींचा और भौहें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। माँ, क्या अब हम जा सकते हैं? उसने पूछा। उसकी छोटी सी आवाज़ में माँ के विस्मय की धुंध छुप रही थी। माँ ने पलकें झपकाईं, आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आए, लेकिन उसकी नज़र नूह के पीछे हटते हुए व्यक्ति पर कुछ पल और टिकी रही। ओह हाँ बेटा, चलो, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ दूर थी, जैसे कि वह अभी भी उस दृश्य से मंत्रमुग्ध थी जो उसने अभी देखा था। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, वह निश्चित रूप से एक स्किबिडी सिग्मा है। मॉल से बाहर निकलने के बाद नोआ अपनी लाइकन हाइपरस्पोर्ट की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इंजन एक सहज, शक्तिशाली गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गया। उसने अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मुझे अपने माता पिता से पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, उसने आगे की सड़क पर नज़र डालते हुए सोचा। वह ये भी जानने को उत्सुक था कि उसके पिता की चाय घर की खोज कैसे आगे बढ़ रही है। जल्द ही नोआ पार्किंग स्थल के पास पहुंच गया, जहां उसकी लाइकन हाइपरस्पोर्ट को उसकी शानदार लैम्बोर्गिनी के साथ पहले भी अनगिनत बार पार्क किया गया था। वह जानता था कि वह लैम्बो को हमेशा के लिए यहीं खड़ी नहीं छोड़ सकता। पूरे दिन की पार्किंग का भुगतान करने के बाद लिफ्ट से बाहर निकलते हुए नोआ ने खुद से कहा, मुझे लैम्बो को यहां से निकालकर हवेली में ले जाना है। जैसे ही वह बाहर निकलने की ओर बढ़ा, उसकी जेब में रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से कॉल चमकने लगी। उसने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं एंडरसन हूँ। दूसरी तरफ से विनम्र औपचारिक स्वर आया। हमें हर्मी स्टोर से आपके लिए डिलीवरी मिली है। हाँ एंडरसन, ये सही है। मैंने उनसे कहा कि इसे आप लोगों के पास छोड़ दें क्योंकि मैं घर पर नहीं था। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, मुझे आपको इसके लिए परेशान करना पड़ेगा। एंडरसन की प्रतिक्रिया त्वरित और सम्मानजनक थी। चिंता मत करो मिस्टर नोहा, मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके वापस आने तक डिलीवरी सुरक्षित रहे। नूह का चेहरा भावशून्य बना रहा।
धन्यवाद, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, उसने फ़ोन काटने से पहले अपने सामान्य तटस्थ स्वर में कहा। इस बीच हवेली के गेट पर एंडरसन ने डिलीवरी ट्रक के चारों ओर गार्डों को इकट्ठा कर लिया था। वह डिलीवरी ड्राइवर की ओर मुड़ा और उससे पीछे का दरवाज़ा खोलने को कहा। क्या आप इसे खोल सकते हैं? धन्यवाद। बेशक, तुरंत डिलीवरी ड्राइवर ने ट्रक का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खुला, हर्मीज़ बैगों की कतारें सामने आईं। एंडरसन और बाकी गार्ड अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके। वे एक साथ दंग रह गए। ये सिर्फ डिलीवरी नहीं थी, ये व्यावहारिक रूप से एक पूरे स्टोर के बराबर लग्जरी सामान था। वहाँ दर्जनों बैग थे जो सावधानी से पैक और व्यवस्थित किए गए थे, और प्रत्येक बैग की कीमत संभवतः उनमें से किसी भी एक की साल भर में बनी लागत से अधिक थी। एक गार्ड उसके करीब झुका और दबी जुबान में बुदबुदाया, ये कम से कम $300,000 का सामान होगा, शायद इससे भी ज़्यादा। और भी, दूसरे गार्ड ने अविश्वास में फुसफुसाया। एंडरसन तुरंत अपने क्षणिक सदमे से बाहर आ गया, उसकी आंखें तीखी हो गईं और वह चिल्लाया, पीछे हटो। यह कोई साधारण डिलीवरी नहीं है। उसने अपनी निगाहें पहरेदारों पर टिका दी, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। सुनो, अगर यहाँ कोई लालची हो गया या कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत की, तो हम सबको इसके लिए बस के नीचे फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं ही इसे संभालूंगा, समझे? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गार्डों ने तुरंत सिर हिलाया और ट्रक से दूर चले गए। अच्छा, एंडरसन ने आगे कहा, हम कुछ भी ले जाने से पहले रसीद के आधार पर हर एक वस्तु की जांच करेंगे। जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लेता, कोई भी किसी भी चीज़ को नहीं छुएगा। अगले 30 मिनट तक एंडरसन ने प्रत्येक बैग की सावधानीपूर्वक जांच की तथा स्टोर की डिलीवरी रसीद के आधार पर सामान की जांच की। अन्य सुरक्षाकर्मी सम्मानजनक दूरी पर खड़े होकर विस्मय से देख रहे थे कि विलासिता की वस्तुओं के पहाड़ का हिसाब कैसे लगाया जा रहा है। प्रत्येक वस्तु उतनी ही उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली थी जितनी की अगली वस्तु, हस्तनिर्मित बैग, रेशमी स्कार्फ, डिजाइनर बेल्ट और भी बहुत कुछ। यह एक अलग स्तर की संपत्ति थी जिसे उनमें से अधिकांश ने केवल टीवी पर ही देखा था। संपूर्ण डिलीवरी की पुष्टि करने के बाद एंडरसन ने सावधानीपूर्वक बैगों को हवेली के गेट के पास गार्ड कार्यालय में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उनकी गतिविधियां सावधान और पेशेवर थीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। वह जानता था कि प्रत्येक वस्तु कितनी मूल्यवान है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह समझता था कि नोआ थॉम्पसन उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जिसे आप निराश करना चाहेंगे। सभी हेमीज बैगों को गार्ड के कार्यालय में सुरक्षित रूप से रखने के बाद एंडरसन अपने आदमियों की ओर मुड़े तथा अंतिम निर्देश देते समय उनकी आवाज़ दृढ़ थी। उन्होंने कहा, जब तक श्री नूह वापस नहीं आ जाते, किसी को भी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। अन्य गार्डों ने असहज दृष्टि से देखा, क्योंकि उन्हें डिलीवरी की गंभीरता का पूरा एहसास था। यह महज कुछ विलासिता की वस्तुएं नहीं थीं, ये दर्जनों बैगों में बड़े करीने से पैक किया गया खजाना था, जिनमें से प्रत्येक बैग में रुतबा और धन झलक रहा था। एक गार्ड, जो बाकियों से ज्यादा बहादुर था, निराश होकर आगे बढ़ा। लेकिन सर, हमारा खाना वहाँ है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मिस्टर नूह वापस नहीं आ जाते, हम में से किसी को भी आराम नहीं मिलेगा? ये तो बेतुकी बात है। एंडरसन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका स्वर कठोर हो गया। अगर आप में से किसी ने अंदर खाना खाया है, तो मैं खुद आपके साथ चलूंगा। खाना खाने के बाद हम दोनों तुरंत ऑफिस से निकल जाएंगे। कोई और अंदर नहीं आ सकता, और यह अंतिम है। अगर तुम शौचालय का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ दरवाजे तक आऊँगा, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो तुम पेड़ों को छिपने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसने आगे कहा, दीवार से बहस करो। गार्ड को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे इस बात पर बहस करने से बचना चाहिए। इस जगह पर किसी भी बात के लिए एंडरसन का शब्द ही कानून था। दबी हुई आवाज में बड़बड़ाते हुए गार्ड पीछे हट गया, उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट थी जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। इस बीच नूह अपने माता पिता के घर पहुंच चुका था। उसने लैम्बोर्गिनी को बाहर पार्क किया, उसके शक्तिशाली इंजन की गूंज शांत उपनगरीय इलाके में गूंज रही थी। यह उस विलासिता की दुनिया से बिल्कुल विपरीत था जिसे वह अभी पीछे छोड़ आया था। जैसे ही नूह घर में दाखिल हुआ, उसने पाया कि घर में सामान्य से ज्यादा शांति थी। उसकी मां घर पर नहीं थी, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने हाल ही में शेफ के रूप में काम करना शुरू किया था, जिससे नोआ को गर्व महसूस हुआ। उसे हमेशा से खाना पकाने का शौक था और अब वह वही काम कर रही थी जो उसे पसंद था। लेकिन उसके पिता वहीं सोफे पर बैठे थे और टीवी चालू था, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं था। नमस्कार पिताजी, आप कैसे हैं? नूह ने पूछा, अपने जूते उतारकर लिविंग रूम में चला गया। डेविड ने स्क्रीन से नजरें उठाईं और अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या हाल है नोहा? मैं ठीक हूँ। तुम कल कहाँ थे? तुम घर नहीं आए। वैसे मुझे सूट पसंद है। नूह ने आह भरी, उसे पता था कि यह बातचीत होने वाली है। धन्यवाद पिताजी, इसके लिए। मैं आपसे और माँ से कुछ बात करना चाहता था।
वह अपने पिता के सामने बैठ गया, उसका स्वर गंभीर लेकिन सम्मानजनक था। नूह के आगे बोलने की प्रतीक्षा करते हुए दाऊद का माथा सिकुड़ गया। मैं हाल ही में बहुत सोच रहा था और मैंने फैसला किया है। मैं यहाँ से जाने की योजना बना रहा हूँ, नूह ने अपने पिता के चेहरे पर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए देखते हुए कहा। मैं एक दोस्त के साथ रहने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी नई परिस्थितियों के कारण यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, माँ और एमिली, लेकिन भविष्य की योजनाओं, मेरी पढ़ाई और चाहे घर में मदद करने के बीच अन्य सभी कामों के कारण मेरे लिए आगे पीछे आना जाना मुश्किल हो जाएगा। डेविड की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई, और यद्यपि उसका चेहरा शांत था, नूह ने अपने पिता की आंखों में उदासी की हल्की झलक देखी, लेकिन फिर भी उसने उसे तुरंत छिपा लिया। मैं समझ गया, मैंने सोचा था कि यह जल्द या बाद में होगा, डेविड ने कहा। उसकी आवाज़ समान थी, हालांकि उसके नीचे भावना का एक संकेत दबा हुआ था। वह अपनी सीट पर सीधा खड़ा हुआ और नूह को हल्के से सिर हिलाया। क्यों न हम इस बारे में तब बात करें जब तुम्हारी माँ वापस आ जाएं? वह कुछ घंटों में घर आ जाएगी। नूह ने सिर हिलाया, जिस तरह से उसके पिता इस खबर को संभाल रहे थे उसकी सराहना करते हुए। वह बता सकता था कि यह उसके लिए आसान नहीं था। हाँ, ये ठीक है पिताजी, जब वह यहाँ होगी तो हम और बात कर सकते हैं। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन नूह ने जल्दी से विषय बदल दिया। वैसे चाय घर की तलाश कैसी चल रही है? कोई किस्मत? टी हाउस का जिक्र सुनते ही डेविड के चेहरे पर चमक आ गई। प्रोजेक्ट के प्रति उनका जुनून साफ झलक रहा था। ये बढ़िया चल रहा है। मैंने कुछ जगहों से संपर्क किया है और कल सुबह उन्हें देखने के लिए मेरे पास 4 अपॉइंटमेंट हैं। हम कुछ बेहतरीन जगहों पर नज़र रख रहे हैं। क्या आप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक फ्री हैं? कल? नूह ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। हाँ, मैं मुक्त हूँ। मैं आज रात यहीं रहूंगा ताकि हम सुबह साथ में बाहर जा सकें। डेविड की मुस्कान लौट आए, इस बार ज्यादा सच्ची। अच्छा, घर से बाहर निकलना जरूरी है, और हालांकि व्यावहारिक रूप से यह उचित भी था, लेकिन वह जानते थे कि यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। विशेषकर उनके पिता इसे जितना जाहिर कर रहे थे उससे कहीं अधिक गंभीरता से ले रहे थे, भले ही उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वे दोनों कुछ घंटों तक बातें करते रहे, बातचीत आराम से चलती रही। लेकिन जब नूह ने समय देखा तो वह खड़ा हो गया और खींच गया। पिताजी, मैं एमिली को स्कूल से लेने जा रहा हूं और उसे वापस लाऊंगा। मैं शायद रास्ते में कुछ खाना भी ले लूंगा। क्या आपको कुछ चाहिए? डेविड ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। तुम लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे भूख नहीं है। नूह को बेहतर पता था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि उसे भूख नहीं है, जब वह नहीं चाहते थे कि नूह उस पर पैसे खर्च करे। अपने सिर को हल्का सा हिलाते हुए नूह मुस्कुराया और घर से बाहर निकल गया। मैं इसे वैसे भी खरीदूंगा। एक बार यह यहाँ आ गया तो वह इसे बर्बाद नहीं होने देगा। वह एमिली के स्कूल की ओर चल पड़ा। दोपहर के बाद का सूरज खेल के मैदान पर गर्म छाया डाल रहा था और विद्यार्थी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। जैसे ही उसने उसे फुटपाथ पर इंतजार करते देखा, एमिली का चेहरा चमक उठा और वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसका बैग तेजी से उछल रहा था। नूह, तुम मुझे लेने आए हो? उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। मुझे लगा कि पिताजी आएंगे क्योंकि तुम कल यहाँ नहीं थे। नूह अपनी छोटी बहन की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ नर्म और कोमल थी, जो उसके ठंडे संस्करण के विपरीत थी। हाँ, मैं आज यहाँ हूँ। सोचा कि मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूँ। एमिली ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। नूह ने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए पूछा, क्या हम पहले कुछ खा लें? मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि तुम भी भूखी हो। उसकी आंखें और भी चमक उठी और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। सच में? हाँ, मुझे भूख लगी है। चलो। वे पास के थाई टेकअवे की ओर चले गए, जहां नोहा ने 2 सबसे लोकप्रिय थाई व्यंजनों, पैड थाई और ग्रीन करी का ऑर्डर दिया। ये कुछ ज्यादा खर्चीला नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल वही था जो वे दोनों चाहते थे, आरामदेह भोजन। घर जाने से पहले उन्होंने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी लीं। जब वे वापस आ रहे थे, एमिली अपने दिन के बारे में उत्साह से बातें कर रही थी। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। नूह उसकी छोटी छोटी रोमांचक कहानियां सुनकर मुस्कुराया। नूह और एमिली घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, एमिली ने अपने पिता को लिविंग रूम में बैठे देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दौड़कर उनके पास गई, अपनी बाहें उनके गले में डाल दी और उनके गाल पर एक चुंबन दे दिया। पापा, वह उत्साह से मुस्कुराते हुए बोली। चलो हाथ धोते हैं, नूह हमारे लिए खाना लेकर आया है। डेविड ने नूह की ओर देखा, जो दरवाजे पर खड़ा होकर ये दृश्य देखकर मन मन मुस्कुरा रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, झल्लाहट का नाटक किया, लेकिन अपनी आंखों में स्नेह छिपा नहीं सका। ठीक है, ठीक है, डेविड ने खड़े होकर एमिली का हाथ थामते हुए कहा। चलो पहले अपने हाथ धो लें। एमिली अपने पिता को बाथरूम में खींच ले गई। उसका उत्साह चरम पर था। हाथ धोने के बाद वह अपने कमरे की ओर दौड़ी, अपने आरामदायक पजामा पहनने के लिए उत्सुक। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित लग रही थी।
कुछ मिनट बाद वह फिर से प्रकट हुई, अपने पसंदीदा कुरुमी पजामा पहने हुए, और जॉगिंग करने लगी, उत्साहित मुस्कान के साथ रसोई घर की ओर। डेविड ने उसे तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा और चिल्लाया, एमिली, धीरे चलो, तुम गिर जाओगी। लेकिन उनकी चेतावनी 1 सेकंड देरी से आई। जैसे ही एमिली नूह के पास पहुंची, उसका पैर गलीचे के किनारे से टकराया और वह लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर पड़ी। डेविड का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि वह सीधे रसोई की मेज के नुकीले किनारे की ओर बढ़ रही है। वह अपनी सीट से अचानक उठ खड़ा हुआ और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एमिली, वह चिल्लाया, उसकी आवाज़ में डर भरा हुआ था, लेकिन वह मदद करने के लिए बहुत दूर था। हालांकि नूह पहले से ही स्थिति से आगे था। जिस क्षण एमिली लड़खड़ाने लगी, वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया। एक सहज गति में उसने उसे टेबल से टकराने से ठीक पहले पकड़ लिया और उसे आसानी से ऊपर खींच लिया। उसकी गति रुक गई क्योंकि नूह ने उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया, जिससे वह किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित रही। अब हम चलते हैं, नूह ने शांत मुस्कान के साथ कहा और उसे धीरे से फर्श पर बैठा दिया। डेविड ने राहत की गहरी सांस ली, उसके शरीर का तनाव पिघल गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, जो अभी भी उस करीबी मुठभेड़ से कांप रहा था। भगवान का शुक्र है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी नब्ज धीमी होने लगी है। एमिली, जो सदमे में जम गई थी, ने बड़ी बड़ी आंखों से नूह की ओर देखा। उसका शुरुआती डर जल्दी ही गायब हो गया, उसकी जगह विस्मय ने ले ली। वाह भाई, ये बहुत बढ़िया था, उसने कहा, उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कृतज्ञता में नूह के गाल को चूमा। धन्यवाद, नूह ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। बस सावधान रहना, ठीक है? घर के आसपास भागना नहीं, कोई भी खाना नहीं चुराएगा। एमिली ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने पिता की ओर मुड़ी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। माफ़ करना पापा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। डेविड अभी भी सदमे से उबर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अगर नूह वहाँ नहीं होता तो तुम खुद को बुरी तरह चोट पहुँचा सकते थे। उसका लहजा गंभीर था, लेकिन वह नाराज नहीं था, बस राहत महसूस कर रहा था कि उसकी बेटी सुरक्षित है। नूह को लगा कि एमिली इस स्थिति से शर्मिंदा होने लगी है, इसलिए उसने माहौल को तनावपूर्ण होने से पहले ही विषय बदलने का फैसला किया। उसने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, खाना ठंडा होने से पहले ही खा लेते हैं। डेविड समझ गया कि नूह क्या कर रहा था और उसने उसके व्यवहार की सराहना की। उसने इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं कहा। वह आभारी था कि नूह तनाव कम करने में मदद कर रहा था। डेविड को अपने दिल में गर्व था। वह जानता था कि नूह एमिली को अनुशासित करने का काम माता पिता के तौर पर उस पर छोड़ रहा है, लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि डेविड हद से आगे न बढ़े, एक संरक्षक और शिक्षक होने के बीच संतुलन बनाए रखे। जब वे सब टेबल पर बैठे, एमिली ने उत्सुकता से अपना पैद थाई खाना शुरू कर दिया। दुर्घटना के बाद अब उसकी पहले जैसी उत्तेजना वापस आ गई थी। भोजन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी रही तथा एमिली बीच बीच में बड़बड़ाती रही तथा स्कूल में बिताए अपने दिन के बारे में बताती रही तथा अपने पिता और नोआ के साथ उत्साहपूर्वक कहानियां साझा करती रही। नूह ने वही कहानियां फिर से सुनी तो वह मुस्कुराया। 1 घंटे तक साथ बैठकर टीवी शो देखने के बाद सामने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने लिविंग रूम की शांत गुनगुनाहट को बाधित कर दिया। कैरोलीन काम से वापस आ गई थी। एमिली, जो स्क्रीन देखते समय अपने पिता के पास बैठी थी, तुरंत चौंक गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उछल पड़ी और अपनी मां की ओर दौड़ी। उसकी बाहें पूरी तरह खुली हुई थीं। मम्मी, उसने चिल्लाते हुए कैरोलीन की कमर पर अपनी बाहें लपेट लीं। कैरोलीन मुस्कुराए और एमिली के माथे को चूम लिया। प्यारी, कैसी हो? एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं और भी बेहतर महसूस कर रही हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है, माँ। डेविड और नोआह उसकी मासूमियत भरी खुशी पर चुपचाप हंस पड़े। नोआह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि एमिली उसे बिल्ली के इंसानी संस्करण की कितनी याद दिलाती है। जिस तरह से वह जब भी किसी को देखती जिसे वह प्यार करती थी, उसे गले लगा लेती थी, वह निस्संदेह प्यारा था। वह संकोच नहीं करती थी, अपना स्नेह नहीं रोकती थी। कैरोलीन की नज़रें नूह से मिली, उसका चेहरा नरम पड़ गया। तुम कहाँ थे बेटा? तुमने आज सुबह मुझे बहुत परेशान कर दिया था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में नहीं देख पाए। डेविड का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। वे पहले ही नूह के बाद में बाहर जाने की योजना के बारे में बात कर चुके थे और अभी उस खबर को बताने का समय नहीं था। नूह ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। माँ, क्यों ना आप जाकर अपने हाथ मुंह धो लें, फिर आरामदायक कपड़े पहन लें और पहले खाना खा लें। कैरोलीन ने पलकें झपकाईं, उनके सुझाव से अचंभित होकर, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, उसने कहा और एमिली के गोलमटोल गालों पर एक लंबा, स्नेहपूर्ण चुंबन देते हुए फ्रेश होने के लिए चली गई। 20 मिनट बाद कैरोलीन फिर से प्रकट हुई। अब उसने आरामदायक घरेलू कपड़े पहन रखे थे।
वह रसोई घर में गई और जब उसने काउंटर पर थाई भोजन के कंटेनरों को करीने से सजा हुआ देखा तो वह रुक गई। ओह, हमारे पास थाई खाना है, उसने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये नोहा है न? डेविड लिविंग रूम से हंसा, उसे ठीक से पता था कि उसका क्या मतलब था। केवल नूह ही घर पर खाना लाता था क्योंकि डेविड आमतौर पर कैरोलिन के हाथ का बना खाना खाने पर जोर देता था। हाँ, नूह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदा है। हम पहले ही खा चुके हैं। कैरोलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने जल्दी से अपना खाना गर्म किया और प्लेट को लिविंग रूम में ले आई जहां परिवार के बाकी सदस्य इकट्ठे थे। वह डेविड के बगल में बैठ गई, उसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां वह शो अभी भी चल रहा था जिसे वे पहले देख रहे थे। वे चारों सोफे पर वापस आकर चुपचाप कार्यक्रम देखने लगे। यह उन हल्के फुल्के पारिवारिक सिटकॉम में से एक था जिसे देखना आसान था और जो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता था। कैरोलिन ने संतुष्ट होकर अपना खाना खाया और स्क्रीन पर चल रहे शो को देखकर हंसने लगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्या ये सच में अंत है या किसी नए मोड़ की शुरुआत? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प, रहस्यमयी और रोमांचक एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी कल्पनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि हर उपन्यास के पन्नों में एक नया रहस्य छिपा